Dear students, now we are going to discuss a very important topic related to the determinants and the topic is properties of determinants. तो properties of determinants में हम first property की बात करते हैं और first property ये कहती है that sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors is always equal to determinant of A. इसका सिंपली मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम किसी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लें, तो अगर हम उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स का और उसके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम कर दें, तो उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारी रो 1 है, इस रो 1 के सभी एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं और जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 विद देयर कोफैक्टर्स, तो हमें यहाँ पर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स का और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम किया हुआ है और इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर डिटरमिनेंट आ गया -37। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम इज 0। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए और हमने उन कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दिया किसी अदर रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से और उसका सम किया, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो हमेशा हमारे पास में 0 आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं वो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हुए हैं और जबकि हमने जब यहाँ पर प्रोडक्ट किया है तो हमने उन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का प्रोडक्ट किया है विद द एलिमेंट्स ऑफ रो सेकंड, और जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो मिली है वो मिली है 0। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड की। तो प्रॉपर्टी थर्ड में द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर हमने अभी जो डिटरमिनेंट लिया था उसी डिटरमिनेंट को हमने फिर से ले लिया, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास -37 आ रही थी। अब हमने इस डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है और जबकि ये यहाँ पर अब हमारी बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो अब बन चुकी है सेकेंड कॉलम और थर्ड रो अब बन चुका है यहाँ पर थर्ड कॉलम। तो इस केस में अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो सेम रहेगी, वो अनअफेक्टेड रहेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं -37 हमारा डिटरमिनेंट आ रहा था और जब हमने रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो उसके बाद भी हमारे पास में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -37। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहा गया है that if any two rows or columns of a determinant are interchanged then the sign of the determinant changes। यानी अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम उस डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दें, तो हमने यहाँ पर रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज किया हुआ है। जो यहाँ पर फर्स्ट रो थी वो हमारी यहाँ पर सेकेंड रो बन चुकी है और जो यहाँ पर सेकेंड रो थी वो बन गई है यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो। तो हम देख रहे हैं कि उस केस में जो हमारा डिटरमिनेंट है उसका सिर्फ साइन चेंज होता है, यानी अगर पहले डिटरमिनेंट नेगेटिव आ रहा था तो अब यहाँ पॉजिटिव आ गया है, और अगर यहाँ पहले अगर हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पॉजिटिव आ रहा होता तो इस केस में जो हमारा डिटरमिनेंट है वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की।
So property 5 states that if any two rows or columns of a determinant are identical then its value is 0. यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या दो कॉलम सेम है तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो हमारी 0 आती है। यहाँ इस केस में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी रो 1 और रो 2 दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब है दोनों में सेम एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी 6 की। सो प्रॉपर्टी 6 में if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. यानी मान लीजिए हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट a है और इसकी वैल्यू आ रही है -37। अब हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट रो थी उसके सभी एलिमेंट्स को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हमने इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया तो हम देखते हैं कि हमने जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया था उस रो में, तो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट आया है वो उस उतना ही टाइम्स आया है। यानी हमने k का मल्टीप्लाई किया था तो -37 की वैल्यू आ गई है। यानी अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रीवियस डिटर्मिनेंट का उतने ही टाइम्स आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी 7 की। Property 7 states that if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो डिटर्मिनेंट A है और इसकी वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये हमें वैल्यू मिली -6। अब यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट 2 था इसको हमने अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म 1+1, इस 3 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने 1+2 और इस 5 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2+3। तो हमने रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको दो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद होता ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। यानी हमने जब दो डिटर्मिनेंट तैयार किए तो जो रो 2 थी वो दोनों डिटर्मिनेंट में रो 2 सेम है, ऐसे ही रो 3 भी दोनों डिटर्मिनेंट में सेम है। जबकि रो 1 के जो एलिमेंट्स हमारे हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में दिखाए थे, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने फर्स्ट अपने डिटर्मिनेंट में लिया हुआ है और सेकेंड पार्ट को सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिया हुआ है। यहाँ पर जैसे 1 है हमारे पास में, ये 1 है, फिर ये 2 है, तो इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिया हुआ है, और जो सेकंड एलिमेंट्स यानी 1, 2 और 3 इसको हमने सेकंड डिटर्मिनेंट में लिया है। और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की वो -6 ही मिलेगी। यानी जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो उस केस में सेम ही रहेगी। इस अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 8 की। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding elements of some other row or column, then the value of the determinant remains the same. इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -6। अब हमने क्या किया कि हमने इस डिटर्मिनेंट के सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स को लिया और इसमें किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी k का मल्टीप्लाई करके हमने उसको ऐड कर दिया फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट रो है वो इस तरह से आ जाएगी, दैट 2 + k, 3 + 2k और 5 - 2k। अब इसके बाद जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग एनी रो और कॉलम, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो उस केस में हमें सेम मिलेगी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा पहले डिटर्मिनेंट -6 आ रहा था, और जब हमने इस डिटर्मिनेंट के सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया,
यानी हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन यूज़ किया है दैट वी हैव चेंज्ड R1 विद R1 प्लस के R2। तो इस केस में हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो सेम वही आई है जो हमारे पास में पहले आ रही थी।